शिवा लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कल बात हो गई थी बच्चों। आपको बता दिया था मैंने, एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है, फिर ट्रांसफर होता है, और अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू होता है। फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ड्यू होता है, सेकंड कॉल का पैसा पहले ड्यू होता है, और उसके बाद रिसीव होता है। ड्यू और रिसीव की एंट्री बड़ी सिंपल। अलॉटमेंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, रिसीव होगा बैंक टू अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, रिसीव होगा। सेकंड कॉल ड्यू करना है, सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। सबके आगे अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर लगा देना, और प्रेफरेंस शेयर है तो कल ये भी बताया था अगर प्रीमियम हो तो एसपीआर को क्रेडिट कर देना। किसको क्रेडिट कर देना? प्रीमियम जिसके भी साथ आ रहा हो। ना बोला हो तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? इसके बाद कल ये भी बोला था कि अगर क्वेश्चन में कैश बुक बनाने को बोले, क्या बोले? तो कैश बुक बनाने को बोले तो आपको बैंक की एंट्री पास, आपको बैंक की एंट्री सीधे कैश बुक में करनी है। किस में करनी है? ये कल तक का हमारा लेक्चर हमने पढ़ा है जितना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक कल हो गया था, 9 से शुरू करते हैं। शिवा लिमिटेड issued 20,000 shares of 10 each at 10% premium। इलस्ट्रेशन नंबर 9 हमने इशू किए हैं। कितने शेयर? 10,000 20,000। कितने शेयर? एट दी रेट 10, एक 10 रुपए का है। और प्रीमियम कितना है? 10%। प्रीमियम कितना है? 10%। पैसे कुछ इस प्रकार आने हैं। एप्लीकेशन पे 5, एप्लीकेशन पे कितने आने हैं? 5। और इसमें प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब यहाँ देखो, प्रीमियम 10% है ना, तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपये है। बुक है, एक भी नहीं है। 10 रुपए का 10% मतलब 1 रुपए का प्रीमियम है, तो वो 1 रुपए का प्रीमियम इधर आएगा, प्रीमियम ₹1। 5 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम है। आगे अलॉटमेंट पे 4 आएंगे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए आएंगे। अलॉटमेंट पे कितने आएंगे? 4। और फर्स्ट कॉल पे कितने आएंगे? 5 और 4 9 और 2 11 हो गए 11। 10 का शेयर था, दिया कितने में था? 1 रुपए का प्रीमियम था। 1 रुपया हमने ज्यादा लिया था। कल बताया था प्रीमियम पे देने का मतलब है आप सामने वाले से 10 की जगह 11 लोगे, तो 1 रुपया जो प्रीमियम का है वो आप वापस चुकाओगे नहीं, वो आप खा जाओगे। खा जाओगे मतलब एसपीआर में डाल दोगे। कहाँ डाल दोगे? और मैंने आपको कहा था कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रीमियम कितना भी लिया जा सकता है, लेकिन उसे यूज नहीं किया जा सकता। उसे यूज सिर्फ 5 जगह पे करोगे। P² D² D। P² का मतलब है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, राइट ऑफ करने में। P का मतलब है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, राइट ऑफ करने में। B² का मतलब बायबैक और बोनस, और D का मतलब डिस्काउंट या कोई भी शेयर इश्यू एक्सपेंस राइट ऑफ करने में। क्या राइट ऑफ करने में? आगे पढ़ो। एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 18,000 शेयर। हमने इश्यू कितने किए थे? 20। लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितने शेयर की हुई? इसको बोलते हैं अकाउंट्स इश्यू शेयर में अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। आपने जितने शेयर बेचने चाहे थे, पब्लिक ने उतने, पब्लिक को उतने लेने में इंटरेस्ट नहीं था। आप तो 20,000 शेयर देना चाहते थे, लेकिन पब्लिक ने कितने खरीदे? इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर एक नंबर में थ्योरी में आ जाए व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, तो आप लिखोगे अंडर सब्सक्रिप्शन मींस व्हेन पब्लिक हैव सब्सक्राइब फॉर लेस नंबर ऑफ शेयर फॉर व्हाट हैव बीन ऑफर्ड बाय कंपनी। जितने कंपनी ने ऑफर किए थे उसके मुकाबले में आपने सब्सक्राइब कम किए। पब्लिक ने ऑफर किए थे 20 और आपने सब्सक्राइब किए 18। इस सिनेरियो को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। होगा क्या सर इससे? हमारी एंट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? ये बताओ। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हम जो एंट्री 20,000 से करते हैं अब कितने से करेंगे? बस इतना सा फर्क पड़ेगा। जो एंट्री जैसे कर रहे थे, वो बोला था ना रोज एक नई बात पढ़ेंगे अपन रोज। आज ये हमने शेयर इशू करे 20,000 और एप्लीकेशन कितने की आई? 18। अब सारी एंट्री 18 से होगी। कितने से होगी? 18 से। भूल जाओ क्वेश्चन में 20 था, सब कितने से होगा? 18। बड़ी सिंपल एंट्री होगी। अब देखते जाओ। पहली एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? 18। भूल जाओ 20 को।
ये 20 है ही नहीं, अब सारी एंट्री एप्लीकेशन 5 रुपए का है, 18 को 5 से करो 90 90, एंट्री नंबर 1। सेकेंड, शेयर, बोलते जाओ, शेयर एप्लीकेशन टू, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं आगे इक्विटी वगैरह नहीं लगाता, लगा देना आप, इक्विटी हो तो इक्विटी लगाना, प्रेफरेंस हो तो भूलना मत। इसमें गिवन है इक्विटी थे कि प्रेफरेंस थे, बस तो फिर पाप कटा। अगर गिवन होता तो मैं क्या लगाता आगे, इक्विटी, और प्रेफरेंस गिवन होता तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ 90, लेकिन यहाँ जल्दबाजी मत करना बच्चों, यहाँ प्रीमियम भी है, और कल बोला था अगर प्रीमियम होता है तो नीचे आ जाएगा 2, अलॉटमेंट में नहीं है प्रीमियम, एप्लीकेशन में ही है, तो बढ़िया है, एप्लीकेशन में ही आ गया प्रीमियम। अब यहाँ 90, अब प्रीमियम 1 रुपए का है तो 18 को 1 से करो तो प्रीमियम में तो डालो 18, और बचे हुए 72 डालो शेयर कैपिटल। 72 किस में डालो, शेयर कैपिटल। हमारे पास 90 आए थे, 1 रुपए का प्रीमियम था, 18,000 को 1 से करेंगे तो 18 आएगा, तो 18,000 तो प्रीमियम में डालो, कल बताया था एसपीआर में, और बचे हुए 72,000 कहाँ डालो, शेयर कैपिटल। कहाँ डालो, शेयर कैपिटल। कहाँ डालो, शेयर कैपिटल। ये पहली एंट्री, पहला सेट। अब अलॉटमेंट, ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, पीछे रिचर्ड खड़ा हो, अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री बता। हाँ बहुत बढ़िया, बैठो, माइंड ठिकाने पे ही कब रहता है, तू बता, पीछे तेज बोल, एकदम मास्क हटा, तेज बोल। वेरी गुड, अभी और भी कुछ बोल रहा है, पहली तो बोल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट शेयर कैपिटल। हाँ, फिर वो रिसीव करने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, वेरी गुड बेटा, डाइवर्ट, देखो इधर, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल सिंपल सी 2 एंट्री है। कितने शेयर है, 18,000, अलॉटमेंट कितने का है, 4 का, 18 को 4 से करो, 18 इंटू 4 72, तो यहाँ हो जाएगा 72 72 72 72। मैंने क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लिया था ना, लास्ट में कुछ लिखा हुआ तो नहीं था, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, हाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सेकेंड सेट हो गया, एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट आ गया। अब 7 8 सॉरी ये 3 4, उर्वशी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। तेरे अलावा सब आंसर देंगे, जितनों से भी पूछूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब ताहिर, इन एंट्रियों में अमाउंट भरना है मुझे, कैसे भरूंगा, वेरी गुड, 18,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल कितने का है, 2 रुपए का, तो 18 को 2 से करोगे 36 36 36, समाप्त। देख लो यही है, सिंपल। अब बनाना है हम लोगों को बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने पहले 4 क्वेश्चन में खूब बनाई थी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, या तो बैलेंस शीट बनवाएगा या एंट्री करवाएगा, दोनों अभी तक जितना मैंने देखा है दोनों एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल बनेगी, आ भी जाए तो, क्योंकि इसमें ना तो किसी ने डिफॉल्ट किया ना कुछ किया, तो लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसमें बैलेंस शीट साथ में दे सकता है। लेकिन जब क्वेश्चन आगे जाकर एकदम भारी होगा तो उस समय बैलेंस शीट नहीं देगा, ठीक है। और दे भी दे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बड़ा सिंपल, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड, और शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा, उसमें सबसे पहले लिखना है ऑथोराइज, है ही नहीं, तो देखो ऑथोराइज नहीं लिखी उसने, डायरेक्ट इशूड लिखी है। आ गई इशूड, इशूड में कितने लिखोगे, 20,000, इशू तो 20,000 थे ना, तो 20,000 इंटू 10 कितने होंगे, 2 लाख, और 2 डंडी खींच दो। और इशूड के बाद देखो नोट्स टू अकाउंट में, इशूड के बाद सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में 18, कितने, 18 को 10 से करो 1,80,000, बस
और प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। प्रीमियम का आएगा, प्रीमियम कितना था 18,000 इंटू 1, तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो एसपीआर आ रहा होगा 18,000 आ रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में। और ऊपर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में तो 180 लिख दो और रिजर्व एंड सरप्लस में 18 लिख दो, लिखा हुआ है। और बैंक में लिख दो 198। अभी ये कैश एंड बैंक मत लिखना, ये कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ शेयर कैपिटल को कैसे दिखाते हैं ये है। तो आप नीचे जो कैश एंड बैंक वाली चीज अगर नहीं भी बनाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक 3 केसेस पढ़ाए। पहले केस में बताया था आपको प्रमोटर को शेयर इशू करते तो एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन टू शेयर कैपिटल। अंडरराइटर को शेयर इशू होते हैं तो मैंने बताया था अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन नहीं आया शायद अभी तक, अंडरराइटर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। और थर्ड केस में मैंने पढ़ाया था पब्लिक को शेयर इशू करते हैं। तो पब्लिक की 8 एंट्री में तुम्हें पढ़ा रहा हूं। कितनी एंट्री? ये क्या कर रहा है तू? मोबाइल चला रहा है? तो ये हम लोगों ने 8 एंट्री करी किसकी? पब्लिक की। चौथा केस मैंने नहीं पढ़ाया जब हम शेयर वेंडर को इशू करते हैं। किसको? आज हम वेंडर वाला ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वेंडर की। वेंडर कौन है ये? बेटा वेंडर वो लोग होते हैं जिनसे हमने कोई तरह का उधार होता है हमारा, जिसकी तरफ हमें जिन्हें पैसे देने होते हैं। तो सर जिसे पैसे देने होते हो तो क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर सिर्फ गुड्स के रिगार्ड में यूज होते हैं, जिनसे आप गुड्स खरीदते हो। और गुड्स के अलावा आप कोई और चीज खरीदते हो ना, तो उसको हम क्रेडिटर ना बोलकर वेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आज मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं ये स्टेशनरी का आइटम किसी से उधार में खरीदूंगा तो वो मेरे लिए क्रेडिटर है। कौन है? क्रेडिटर। लेकिन स्टेशनरी के अलावा अगर मैं कोई और चीज खरीदता हूँ, मशीन, तो मैं उसे क्रेडिटर ना बोलकर वेंडर वर्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग किसी की रनिंग बिजनेस खरीद लेंगे और जब हमें बदले में पैसे देने होंगे तो हम पैसे ना देकर शेयर दे देंगे। क्या दे देंगे? पैसे नहीं देंगे। तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो देखो। 2 एंट्री करनी है, अच्छे से समझना। जब भी आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो तो एक तो आप उसकी एसेट खरीद लेते हो, तो एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट आपकी बढ़ गई और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। और आप जब किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो तो लाइबिलिटी भी खरीद लेते हो, तो एक तो एसेट आ गई आपके पास और एक क्या आ गई? तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। और ये एंट्री कभी भी टैली नहीं होगी। एसेट ज्यादा होगी, लाइबिलिटी कम होगी, तो जो बचा हुआ पैसा है वो आपको देना पड़ेगा। यहां देख, तो एसेट ज्यादा होगी, लाइबिलिटी कम होगी। तो एसेट अगर 5 लाख है और लाइबिलिटी 2 लाख है तो 3 लाख रुपए वेंडर को देने हैं। तो यहाँ वेंडर में लिख देना 3 लाख, एसेट में लिखना 5 लाख, लाइबिलिटी में लिखना 2 लाख और वेंडर में लिखना 3 लाख। अब हमें वेंडर को पैसे देने हैं, हम वेंडर को पैसे तो देंगे ही नहीं, हम तो शेयर दे देंगे। तो अगली एंट्री करना वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया इस चैप्टर में किसी को भी शेयर दोगे तो नीचे क्या आएगा? पब्लिक को दे रहे थे तो भी नीचे शेयर कैपिटल, प्रमोटर को दे रहे थे तो नीचे शेयर कैपिटल, अंडरराइटर को दे रहे थे तो नीचे शेयर कैपिटल, आज वेंडर को दे रहे हैं तो भी नीचे। इस चैप्टर में किसी को भी शेयर देने हो तो नीचे क्या आएगा? और अगर यही शेयर प्रीमियम पे दूंगा तो शेयर कैपिटल के साथ आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या आ जाएगा? SPR। समझ गए? अब इसमें एक ट्विस्ट है, वापस सुनो। हम किसी का भी रनिंग बिजनेस एक्वायर करते हैं तो हम लोग उसकी एसेट और लाइबिलिटी खरीद के ले आते हैं और उसको बोलते हैं कि तेरी एसेट और लाइबिलिटी हमें दे दे, बदले में जो भी पैसे बन रहे हो हमें बता दे। तो अब जब हम उसकी एसेट लेकर आ रहे हैं तो एसेट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी लेकर आ रहे हैं तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, और जो पैसे उसे देने हैं वो हमारा वेंडर है, तो नीचे टू वेंडर। ठीक है? अब ये वेंडर को हमें पैसे देने हैं, हम पैसे दे नहीं रहे, हम इसको शेयर दे रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर ये शेयर हम प्रीमियम पे दे तो नीचे आ जाएगा SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है बेटा? अमाउंट में बताऊंगा ना बेटा, अभी कैसे जाएगा, टेंशन क्यों ले रहा है? ठीक है, अमाउंट में बताऊंगा अभी, पहले एंट्री तो समझो।
अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो देखो बराबर से। हर्षित इधर ध्यान दे। कई बार वो क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि आप जो एसेट और लायबिलिटी खरीद के ला रहे हो ना, वो इक्वल नहीं है। जैसे वो कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि एसेट 5 लाख की है, लायबिलिटी 2 लाख की है और वेंडर को 4 लाख दे रहे हैं। तो अगर मैं लायबिलिटी में 2 डाल रहा हूं और वेंडर में 4 डाल रहा हूं तो एसेट तो 5 की है। तो 5 में से 2 जाएंगे, वेंडर को 3 दो ना, 4 क्यों दे रहे हो? लेकिन वो क्वेश्चन में बोलेगा वेंडर को तो हम 4 लाख देंगे। अब लड़ेंगे थोड़ी। तो वो पागल भी नहीं है कि 4 दे रहा है। तो 1 लाख रुपए जो वो ज्यादा दे रहा है ना, वो गुडविल के होंगे। तो ऊपर बैलेंसिंग फिगर से गुडविल आ जाएगी। किससे आएगी? आप सोचो, आप किसी की 5 लाख की एसेट ला रहे हो, 2 लाख की लायबिलिटी ला रहे हो, तो 5 लाख की एसेट में से 2 लाख तो लायबिलिटी चुकाने में चले जाएंगे, तो बचे 3। तो आपको वेंडर को 3 ही तो देने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बोलेगा नहीं हम तो 4 देंगे। तो लड़ेंगे थोड़ी, फिर 4 दो। तो आप वेंडर को 4 दे रहे हो तो मेरी एंट्री तो मैच ही नहीं हो रही। तो ऊपर में 1 लाख रुपए से गुडविल मान लूंगा मैं। क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, मैं मान लूंगा। ये मानते हुए कि अगर मैं किसी को ज्यादा पैसे देता हूं तो गुडविल के ही देता हूं। किसी को मैं ज्यादा पैसे क्यों दूंगा? अगर दे रहा हूं तो वो मैं किसके दे रहा होगा? उसकी मार्केट में अच्छी गुडविल है, उसका रेपुटेशन अच्छा है, इसलिए मैं उसको 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। पक्का? अब ये सिनेरियो वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा कैसे? वो क्वेश्चन में बोल देगा कि हम एसेट तो 5 लाख की ला रहे हैं, लायबिलिटी 2 की है, लेकिन हम वेंडर को भी 2 ही दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोल देगा कि वेंडर को 2 दे रहा हूं। तो मैं सोचूंगा 5 की एसेट है, 2 की लायबिलिटी है, तो 5 की एसेट लाया, 2 लाख रुपए लायबिलिटी चुकाने में चले गए, तो अब 3 बचे। तो वेंडर को 3 दो ना, लेकिन आप वेंडर को 2 लाख ही दे रहे हो, तो 1 लाख रुपए वेंडर को कम दे रहे हो। तो ये आपका फायदा है, और ये फायदा चला जाएगा नीचे कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाएगा? तो ये चीज मैंने यहां नरेशन में लिखी हुई है। इफ एसेट इज मोर देन लायबिलिटी तो बैलेंसिंग फिगर से गुडविल आएगी, और अगर वाइस वर्सा है, लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से, तो बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल रिजर्व आएगा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व हमेशा आएगी क्या सर? हमेशा नहीं। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ना, पता लग जाएगा। एसेट ज्यादा होगी लायबिलिटी से तो नीचे क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। और अगर लायबिलिटी, उल्टा लिख दिया शायद मैंने, हाँ नहीं, ये यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने। अगर लायबिलिटी ज्यादा होगी एसेट से तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आएगा? गुडविल। और वाइस वर्सा, अगर एसेट ज्यादा होगी लायबिलिटी से तो नीचे क्या आएगा? कैपिटल। हर बार आएगा क्या सर ये? नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा। सर कैसे पता चलेगा? वेंडर का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। वो बोलेगा कि वेंडर को 5 लाख दो, 4 लाख दो, 3 लाख दो, वेंडर को 10 लाख दो। जब भी वो ऐसा बोल देना वेंडर को इतने दो, तो समझ जाओ या तो गुडविल आएगा बैलेंसिंग फिगर से या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये क्लियर हो तो ही आगे बढ़ेंगे अपन। सबको क्लियर है? ये 2 एंट्री है बस, पहले एसेट लायबिलिटी लाने की और उसके बाद वेंडर को शेयर देने की। पहले एसेट लायबिलिटी लाने की, उसके बाद वेंडर को शेयर देने की। और जब भी हम लोग एसेट लायबिलिटी लाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर से या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, या तो या कुछ बच्चे ना कंफ्यूजन में टेस्ट में कुछ गड़बड़ाहट गलती कर देते हैं। बता देता हूँ, बच्चे गुडविल और कैपिटल रिजर्व की एंट्री यहाँ कर देते हैं नीचे। यानी क्या? गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकलना होगा तो यहीं निकल जाएगा, यहाँ नहीं निकलेगा। सेकेंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में निकलेगा। और कब निकलेगा बता दिया मैंने तुम्हें। एसेट ज्यादा होगी तो नीचे कैपिटल रिजर्व आएगा, और लायबिलिटी ज्यादा होगी तो ऊपर। लॉजिक समझा दिया है। लायबिलिटी ज्यादा होने का मतलब आप उसे ज्यादा पे कर रहे हो, तो आप उसे ज्यादा क्यों पे कर रहे हो? गुडविल की वजह से। और एसेट ज्यादा होने का मतलब एसेट ज्यादा है और फिर भी आप पे कम कर रहे हो, तो वो आपका फायदा है, और फायदा कैपिटल रिजर्व में चला गया। एक सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए, सर ये फायदा कैपिटल रिजर्व में ही क्यों गया? P&L में जाते हैं सारे फायदे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फायदे कहां जाते हैं? लॉस भी कहां जाते हैं? तो सर यहां तो P&L आना चाहिए था ना, कैपिटल रिजर्व क्यों आया? कोई जवाब दे सकता है? सवाल भी मैं ही बताऊं, जवाब भी मैं ही बताऊं। लोग टाइम पास करने आते हो यहाँ पे।
हाँ, फायदा नहीं हो रहा, एसेट ज्यादा आना फायदा ही तो है। अच्छा एक बात बताओ, एक चैप्टर आता था 11th में, प्रोविजन एंड रिजर्व, थ्योरी का चैप्टर था। ईमानदारी से बताओ किसने पढ़ा था वो? सर ने तो पढ़ाया था। किसने पढ़ा था? कि हम घर पे एक बार पढ़ा था मैंने, या स्कूल में जब पेपर थे तब पढ़ा था। एक ने भी नहीं पढ़ा था, एक ने भी नहीं, तो अभी जवाब याद होता। थ्योरी के चैप्टर बहुत काम के होते हैं अकाउंट्स में। एक रीड तो हमें मार ही लेना चाहिए। अकाउंट्स का पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी से ही तो आया है। अकाउंट में थ्योरी प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं होता। जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल ही तो होता है। हर चीज थ्योरी से निकली है। आप ये जितनी भी अकाउंट्स पढ़ते हो ना, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी थ्योरी में दिए जाते हैं। सीए में बच्चा सीए करता है तो उसमें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो होता है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 ऐसे 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये सारी अकाउंटिंग निकली है। तो आपको तो अभी सिर्फ अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, ये निकली कहाँ से है, इसका लॉजिक क्या है, जो मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से बताए जाते हैं। वहाँ पता चलता है इसका ये लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है। एक सीए में और एक नॉर्मल अकाउंटेंट में बस उस एएस का ही फर्क होता है। एंट्री करना एक अकाउंटेंट भी जानता है, और उसके पीछे की सारी जो गणित है वो सीए इसलिए जानता है क्योंकि उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जाते हैं। सिर्फ सीए कोर्स में ही होते हैं वो, और बाकी बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी, वीएचडी कुछ भी कर लो, कहीं पे भी नहीं होते। वो लिखे भी इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने। तो उन लोगों ये चीज़ बताई जाती है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अब यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। अब वो जो प्रोविजन एंड रिजर्व वाला चैप्टर है ना, वो एएस 29 के रेफरेंस से ही बनाया गया है तुम्हारी बुक में। उसमें रेफरेंस भी दे रखा है एएस 29। सुनना बराबर से। ये प्रॉफिट को पीएनएल में इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। पीएनएल में वो प्रॉफिट जाते हैं जो हम अपने रेगुलर सोर्स ऑफ बिजनेस से कमाते हैं, जो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में कमा रहा हूँ। जैसे मैं टीचिंग से कमा रहा हूँ तो वो पीएनएल में जाएगा। लेकिन आज सपोज करो ये मेरा डक्टिंग पुराना हो गया, मैंने बेच दिया और इससे पैसा आया, मेरे पास प्रॉफिट आया। 50,000 का डक्टिंग था मेरी बुक में, 1 लाख में बिक गया। तो ये 50,000 का जो प्रॉफिट है ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये मैं बार बार नहीं कमाऊंगा। तो कैपिटल प्रॉफिट्स हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट हमेशा पीएनएल में जाते हैं। ये बात याद रखना। रेवेन्यू प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं? पीएनएल में। और कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। आप किसी का बिजनेस बार बार खरीदते हो क्या? हाँ, रोज खरीदते हो ये? चलो आज किसी का बिजनेस खरीद के आए, ठीक है, रोज का काम है आपका। वंस इन अ वाइल होता है ये, वंस इन अ वाइल। तो और वो भी प्रॉफिट में खरीदा आपने, ये तो और बड़ी बात है। तो इस तरह के प्रॉफिट को हम पीएनएल में नहीं डालते, कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। याद रखना आप मेरी बात। कहाँ डालते हैं? आज के बाद कभी भी ये चीज समझाऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा और आपको याद होना चाहिए। रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट पीएनएल में जाते हैं। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट जो मैं बार बार वंस इन अ लाइफ टाइम कमाता हूं, वो कहां जाते हैं? हमेशा कैपिटल। करण मल्होत्रा सुन रहा है तू? चलो आगे आते हैं। ये लिखी हुई तो है, ये एंट्री काम आ जाएगी, हटा नहीं रहा हूं। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलो ये यही कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पढ़ो। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीदा फॉर 9 लाख। कितने में खरीदा? और एक शेयर 10 रुपए का था। कितने का था? What entry will you pass if shares are issued at par and share are issued at premium? अगर पार पे खरीदे या प्रीमियम पे खरीदे, दोनों की एंट्री बताऊंगा तुम्हें। यहाँ देखो, पहले पार पे खरीदे, पहले एसेट खरीद के लाया हूं तो एंट्री करूंगा एसेट अकाउंट। इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? कहाँ थी लाइबिलिटी? बस ये बोला था 9 लाख का बिजनेस खरीदा, तो बिजनेस में एसेट आ गई। लाइबिलिटी होती तो वो बताता, नहीं है तो लाइबिलिटी मत लिखो। एसेट टू लाइबिलिटी की जगह सीधा लिख दो एसेट टू 9 लाख। और सेकेंड, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख। खत्म हो गया केस 1। क्योंकि शेयर किस पे इशू किए? पार पे। किस पे? अगर प्रीमियम पे किए होते तो ये लो। अब यहां देखो देवांश, अभी बताऊंगा अमाउंट कैसे आएगा। यहां देख, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9 लाख, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
और प्रीमियम पे दूंगा तो 2 SPR। वेंडर में तो 9 लाख। अब देवांश का सवाल का जवाब, शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में कितना कितना जाएगा। अब बोर्ड पे देखना 2 मिनट। पहले ये बता दो अभी तक जो लिखा है मैंने वो क्लियर है कि नहीं। एक एक बच्चे बता दो, क्योंकि अब जो बताऊंगा बहुत टेक्निकल है। पहले ये बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। एसेट खरीद के लाया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9 लाख 9 लाख। वेंडर को शेयर दे दिए, वेंडर टू शेयर कैपिटल 9 लाख। सेकंड केस में भी वही होगा, एसेट खरीद के लाया, एसेट टू वेंडर 9 लाख। फिर एसेट को वेंडर को शेयर दे दिए तो वेंडर टू, लेकिन शेयर प्रीमियम पे दिए हैं तो 2। अब कैपिटल में कितने डालूं, प्रीमियम में कितने डालूं, ये टेक्निकल है। अब ये समझना, यहां तक क्लियर है सबको, ये बेसिक सबको क्लियर है। अब 2 मिनट बस बोर्ड पे देख लो शांति से। यहां देख हर्षित बनानी, यहां देखो पीछे सामने, यहां दिख रहा है सबको या वहां लिखूं? यहां लिखता हूं। आपको जब भी ये पता करना हो कि कैपिटल में कितने डालूं और प्रीमियम में कितने डालूं, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा हमने शेयर कितने इशू किए हैं। क्या? तो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स का। किसका? ये डिवेंचर में, शेयर में बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला बुक में नहीं है तो कहीं पे ऊपर बुक में लिख लेना पेंसिल से। फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स का, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। क्या है? कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। कंसिडरेशन ड्यू अपॉन, ये फॉर्मूला है। अब ये देखो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। कंसिडरेशन ड्यू, हमें पैसे कितने देने थे? 9 लाख, यही ड्यू थे। अपॉन इशूड प्राइस, शेयर कितने में दिया? शेयर कितने का था? 10 का। बोलो 10 का था 100 का था? बुक में देखो 10 का। और प्रीमियम 25% था। कितना था? तो 10 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम, तो 10 रुपए का 25% 2.5 रुपए होता है। तो 10 और 2.5 प्रीमियम, यही हुआ 12.5। 10 रुपए का शेयर है, 2.5 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 और 2.5 कितने हुए? 12.5। डिवाइड कर लो, पॉइंट हटा दो और ऊपर 1 0 बढ़ा दो, और 125 से 900 को काटो, कट रहे हो तो बुक में से देख लो। 7500 7500 72,000 ही है ना? 72,000। वीडियो में कुछ भी नहीं दिख रहा, क्यों? बंद हो गई क्या? ऑटो फोकस हो जाता है सर, वो दिखता है सर। चलो जल्दी पढ़ो, बैटरी कम हो गई है। यहाँ देखो 90, अबे यार वो फोकस हो कर देना, नाटक छोड़े। 9 लाख रुपए हमें देने थे। कितने? 9 लाख रुपए। और नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने? 72,000। कैसे निकाला हमने? 9 लाख रुपए देने थे, डिवाइड करो नंबर ऑफ इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस मतलब एक शेयर कितने में दिया? एक शेयर 10 रुपए का है लेकिन 10 में नहीं दिया, कितने में दिया? 12.5 में। तो डिवाइड कर दो 12.5 से। 9 लाख को 12.5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 72। अब एंट्री कर लो, 72,000 आ गया। अब एंट्री करो। एंट्री क्या बताई थी तुम्हें? वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल टू SPR। अब आराम से पता लग जाएगा। एक शेयर 10 रुपए का है, बोर्ड पे देखो, तो 72,000 इंटू 10, और प्रीमियम 2.5 रुपए का है। 72,000 इंटू 2.5, 72,000 इंटू 10 करोगे 7 लाख। 72,000 इंटू 2.5 करोगे 1,80,000। 7,20,000, 1,80,000। क्लोज। ठीक है बेटा, ऐसे निकलता है अमाउंट। कैसे निकला अमाउंट? इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले का नाम है कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। कंसिडरेशन ड्यू था इस क्वेश्चन में 9 लाख, और इशूड प्राइस था 12.5। वैसे तो 10 का शेयर था लेकिन दिया 25% प्रीमियम पे है, तो कितने में दिया? 12.5। अगर आज मान लो यहाँ 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम होता तो 12, 50%